फ्रेंड्स, ये स्टोरी का आखिरी भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वीर, जिसने अब तक रौनक की कॉलर पकड़ रखी थी, उसे थोड़ा एक पंच उसके मुंह पे जड़ दिया। भाई, मेरी बात तो सुन। रौनक सही से कुछ बोल ही नहीं पाया था, तभी एक और मुक्का उसके पेट पे पड़ा, जिससे वो उछल के 2 कदम पीछे हो गया। वीर रुको, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? वानी ने वीर का हाथ पकड़ा और रोकते हुए बोली, मगर वीर ने उल्टा एक तिरछी नजर उस पर डाली और बिना उसकी तरफ देखे हुए बोला, सब कुछ छुपाने वाले ही आज हमें आईना दिखा रहे हैं। इजेंट इट ब्यूटीफुल? कहने के बाद एक धक्का रौनक को दिया और दूसरी ओर पीट करके खड़ा हो गया। तीनों के तीनों अपनी जगह बिल्कुल भावहीन खड़े थे। वानी की खाली आंखें नीचे जमीन को घूरे जा रही थी। शायद वीर की बात उसे चुप गई थी। इधर रौनक खुद को संभालता हुआ वीर के पीछे से बोला, वीर, अगर पहले बता भी देता तो तुम विश्वास कर लेते। और क्या बताता मैं? ये बताता ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या ये कि मेरा अब उड़ान एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के हर एक मेंबर से कोई रिश्ता नहीं। अपनी बकवास बंद करो तुम। सही तो हो तुम? क्या रिश्ता रखा तुमने हम सबके साथ? अरे समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों पे हंसूं या रोऊं मैं? इतना सब कुछ अकेले ही कर लिया, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी, या फिर इस बात का गम मनाओ कि मेरे चाचा ही? कहते कहते वीर की आंखों में एक उबाल सा आ गया। वानी ने झटके से वीर की बाजू को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, क्या पता चला तुम्हें? बोलो, जल्दी बताओ। ओ गॉड, अगर अगर तुम्हें पता चला टीके के बारे में तो घर में सब लोग, और क्या वो सब सेफ है? और तुम्हें पता कैसे चला ये सब? क्यों, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो बेवकूफ हूँ? अचानक जैसे वीर के दिमाग में कुछ खटका। दछा? क्या क्या दछा? वो सलामत है ना? वानी ने घबराते हुए पूछा। नो। व्हाट नो? बोलोगे? है कहाँ वो? रौनक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे वीर से नो शब्द की उम्मीद नहीं थी। जल्दी चलो, वीर ने एक जोरदार आवाज में कहा तो एक पल को पीछे खड़े दोनों के दरवा घर वाले, जो अभी अभी उसकी कार का पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे, यहाँ तक कि वानी और रौनक भी कांप गए थे। देखिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वीर को पता चला और क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है? बस अभी वो जहां भी जा रहा है, हमें उसके साथ रहना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ वानी या रौनक से पूछता, वानी ने अपना जवाब पहले ही कह दिया। रौनक जो जगह पे जम ही गया था, वानी से उसे खींचते हुए बाहर ले आई और जाके वीर की कार में बैठ गई। बाकी के घर वाले भी उसी के पीछे चल दिए। इधर रौनक जल्दी से एसोसिएशन के पीछे गया और पीछे का दरवाजा खोल अपनी गाड़ी लेकर वो भी उनके पीछे सबके पीछे हो गया। वानी कभी वीर को देखती तो कभी बाहर, मगर वीर ने उसे देखने की जहमत तक नहीं करी थी, तो वानी को भी उस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं लगा। अगर पहले भरोसा कर बता देती तो शायद आज यूं खामोशी न पसती होती। वीर अपने मन में सोचता हुआ बोला, पहले राज था तो हक भी कायम था। आज वक्त की मजाल देखिए, न हक बन रहा हमारा, न दूरियां मिट रही हमारी। रौनक जिस तरह खुद को संभाले था तो बस वही जानता था। आज पहली बार शायद वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। रह रह कर उसके दिमाग में यही आ रहा था, जिस तरह दर्श की मौत हुई थी शायद आज उसकी दछा भी। अचानक ही उसकी गालों पे बूंदे लुढ़क आई। एक नजर उसने मिरर पे डाली तो वो धारा और तेज हो गई। रौनक ने जोरदार ब्रेक लगाए और एक तेज चीख के साथ अपना सर स्टीयरिंग से सटा लिया। ब्रेक की वजह से अभी ने कस के ईसा का हाथ पकड़ रखा था, जिसे अब ईसा ने घूरते हुए झटक दिया। ओए, हाथ ही तो पकड़ा है, खा नहीं जाऊंगा, अभी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। इतना डरते हो तो फिर क्यों चल दिए पीछे? वैसे भी मैंने थोड़ी ना बोला था तुमको आने के लिए। अरे ईसा, देखा ना भैया कितना परेशान होकर निकले थे। अगर डिग्गी में बैठकर पता नहीं लगाते तो पता कैसे चलता? बुद्धू, इतना भी नहीं समझती? अभी हाँ पता है, और कितनी खुसुर फुसुर कर रहा है। अगर भैया ने देख लिया ना तो वो ऐसे ही निकाल देंगे और घर एसोसिएशन छोड़ आएंगे। पागल, देखेंगे नहीं सुनेंगे।
अभी ईसा का हाथ दिखा के हंसने लगा, पर जब ईसा ने भवें चढ़ाई तो एकदम चुप हो गया। दिनेश मजे से कुर्सी पे बैठे अपने पैर हिला रहा था। दाएं हाथ में पकड़ी सिगार को होठों तक ले ही जाने वाला था कि उसकी नजर दछा पर गई, जो गुस्से में बैठी उसे ही घूरे जा रही थी। उसके माथे से रिश्ती खून की धारा एक तरह से तिरनेस को सुकून पहुंचाने का काम कर रही थी। यहाँ तक कि उसके बाल भी बिखर गए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि उसके साथ कितनी हाथापाई हुई है। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद अब तक बेहोश पड़ी होती। हाय, ये जहरीली निगाहें, पर कमबख्त ये तिरनेस का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब ये तो आदत पुरानी हो चुकी होगी तेरी, तो इस आदत को ही बदल ले या बदलवा देगा ये तिरनेस। कहने के साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगार फेंक दी और नई निकाल के जला ली। अबे ओ, तेरी तो जानवरों तक की औकात नहीं, मेरी आदत को तू बदलेगा? अरे शक्ल देख जाके, सुबह सुबह जो खिलौना निकाल के आता है ना, बिल्कुल वैसी ही शक्ल है तेरी। तिरनेस झटके से उठ खड़ा हुआ और दशा के पास जाके खड़ा हो गया। अचानक से दशा की चीख उस पूरे माहौल में गूंज गई। सुन रे, तेरी बकवास न सुननी है तिरनेस को। मैंने ना तेरी प्यारी दोस्त को इधर बुला लिया है, फिर दोनों साथ में खेलना मस्ती करना, मगर यहाँ नहीं वहाँ। तिरनेस कस के दशा के पैरों की उंगलियों को दबाया और नीचे इशारा करते हुए कहा, बहुत ही तेज वेग से बहता झरना जो आगे जाके गहरे, बेहद गहरे समंदर से मिल रहा था। दशा को झटके से वही छोड़ वो अपनी कार से कहीं चला गया। दशा, यह आवाज दशा के कानों में पड़ी तो उसने सामने देखा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के कोर भीग गए, मगर चेहरे के भाव अभी भी शून्य थे। दशा की नजर पीछे पड़ी तो हैरानी से वो उधर ही देखने लगी। आद्या, मानस, सृष्टि जी, रश्मि जी, प्रवीण जी और आगे वीर बानी सब उसी की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी वो किसको तलाश रही थी? तभी किसी के बोल सबके कानों में पड़े। वेलकम, वेलकम हार्टी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागतम सबका। बूढ़ी बाबा, इधर तो सब आधम के, अब ये बालक तिरनेस किधर छुपेगा? बचा लो कोई से। तिरनेस अपने चेहरे पे बड़ी ही इनोसेंट सी स्माइल लेके आया, पर वो स्माइल भी उसकी क्रूरता को मिटा नहीं पा रही थी। अब वो सबके सामने था, कुछ गुस्से में तो कुछ नासमझी के भाव से उसे देख रही थी। तिरनेस अपने हाथ आपस में चिपकाते ही बोला, अरे हटो हटो सब, देखो कौन आ रहा है, रौनक बाबू, हमारी सिमरन का राज। तो क्या बोल रही है? जनता बताती जाए, आज एक पिक्चर यही है। पीछे से किसी ने रौनक को धक्का दिया तो वो मुंह के बल सबके बीच जमीन पर गिर पड़ा। ट्विस्ट, पिक्चर होगी, खून से भरी, लाशों से खड़ी, मस्त प्रकृति भी है, पानी भी झरझर बह रहा है, ऊपर से कितने सज्जन लोग हैं इधर, है ना भाभी माँ? तिरनेस रश्मि जी के पास आते हुए बोला, पर रश्मि जी तो एकदम सदमे से खड़ी थी, उनके मुंह से तो बोल ही नहीं फूटे। इस पर मानस ने तुरंत रिएक्ट करके तिरनेस के कंधे को झट धक्का दिया और कहा, दूर हो जा, समझा? नहीं तो तेरी हालत आज तेरी सोचने समझने से बाहर की होगी। हाँ, ये बेइज्जती नहीं सुनेगा। बब्बर शेर के इलाके में उसी पर झपटा मारना। वैसे ये शेर चाहे जहां भी रहे, राज तो इसी का होगा। और यहाँ क्या, तुम्हारे घर में भी शेर का ही राज था, भूल गए क्या? जब बार बार मेरी तरफदारी करते थे ना, ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था। सुर ताल छेड़ते हुए, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तिरनेस अपनी बात पूरी करता कि मानस घुटनों के बल गिर पड़ा, साथ ही उसके पैरों से खून भी बहने लगा था। देखा चूजे, तुम खिलाड़ी हो गए सो हो गए, पर तिरनेस गेम चेंजर है। अब उसने एक सरसरी निगाह चारों ओर डाली और जाके किंग साइज सोफे पे बैठ गया, जो कि वहीं रखा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने रखवाया था। वहां खड़े जितने भी थे सबका टारगेट तिरनेस ही था, पर गार्ड्स की गिरफ्त में होने पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अचानक ही तिरनेस की नजर वीर और बानी पर जाके रुक गई। वीर नीचे जमीन को घूरे जा रहा था, पर इस पल उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नमी थी, जो पानी से छुपी नहीं थी। वहीं दछा बेबस निगाहों से पास पड़े रौनक को देखे जा रही थी, जो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। तुम दोनों की शादी मैंने इसलिए नहीं करवाई थी कि वो प्यार मोहब्बत का चक्कर हो जाए, समझा? थोड़ा रुक कर तिरनेस वीर को घूरते हुए बोला। अपने बॉस का इशारा पाते ही गार्ड ने वीर को टीके की ओर धकेल दिया। इससे पहले कि वो टीके तक पहुंचता, वीर ने फौरन एक गार्ड की गन उसके हाथ से छीनी और हमलाबाजी शुरू कर दी। देखते ही मानस और रौनक, जो शायद इसी फिराक में थे, उन्होंने भी वार करना शुरू कर दिया।
एक गुंडा जो रश्मि जी के पीछे से अटैक करने वाला था उसे बानी ने कस के थो डाला। वाह भाभी, दैट्स वाई यू आर माई इंस्पिरेशन। आद्या खुशी से बोली ही थी कि तभी किसी ने उसके बाल खींच के जमीन पर पटक दिया। चुप लड़की, बहुत चपड़ चपड़ करती थी, पता नहीं खुद को क्या समझ के उछला करती थी। वैसे कहीं दूर से उड़ते उड़ते ये खबर आई थी तिरनेश को कि इसने भी एक चूजा फंसा लिया है। तिरनेश बेशर्मी से अपनी आखिरी लाइन बोला ही था कि एक तड़ाक की आवाज सबके कानों में गूंजी, जो और किसी ने नहीं, रश्मि जी ने तिरनेश को मारा था। तिरनेश की तो हवाइयां उड़ चुकी थी। वही अब सबकी नजरें रश्मि पर जा टिकी थी। इधर आद्या को बानी के मम्मी पापा ने संभाला और कार में ले जाके बिठा दिया, क्योंकि टीके के गार्ड्स ने मौका देखकर दोबारा से सब कुछ अपने हाथ में लिया था, तो उनका ध्यान इस पर गया ही नहीं। आद्या अपनी खाली आंखों से अभी जो हुआ उसे ही सोच रही थी। इस पर विश्वास करना कितना कठिन था ये तो सिर्फ वही जानती थी। कितनी खुश थी वो उस वक्त जब तिरनेश पहली बार उसके सामने इंडिया आया था, और आज वो आईने से रूबरू हो रही थी। फिर उसने कुछ सोचा और बाहर निकलने लगी तो खुसर फुसर उसके कानों में पड़ी। डरते हुए आद्या ने पीछे की डिग्गी खोली तो ईशा और अभी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम दोनों यहाँ कैसे? उसका सवाल सुनते ही बेचारे दोनों एक दूसरे की ओर देखे, फिर कंधे उचका के आंखों ही आंखों में सुलह की और बोलना शुरू किया। ओ दीदी, रौनक भैया कुछ परेशान दिखे थे और वो बाहर निकले तो हम दोनों भी देखने के लिए इसे बैठ गए। ईसा बोली तो अभी ने उसकी अधूरी बात को पूरा कर दिया। आद्या ने एक स्माइल पास की और दोनों के गालों को छूते हुए बोली, अब आ गए हो तो बाहर मत निकलना। हम लोग ना किसी को सबक सिखाने आए हैं, तो यहाँ बैठ के प्रे करो कि वीर भाई और बानी भाभी हम सब लोग जीत कर और सही से लौटे, समझे? हाँ, सब समझ गए दीदी, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग यहीं शांति से बैठेंगे। अभी और ईशा ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई तो आद्या बेफिक्र होकर वहां से सबके बीच में आ गई। तुम वो तिरनेश ही हो ना जिसे मैं जानती थी, जिसकी तारीफ करते मेरे बच्चे नहीं थकते थे, जिसने लंदन जाने से पहले हमारी कितनी मदद की थी, जो भाभी माँ की बात यहाँ तक कि हर महाजन की बात को सराखों पर रखता था। लेकिन यहाँ यहाँ तुम महाजन के नाम पर कलंक लग रहे हो, सिर्फ कलंक। रश्मि जी ने नफरत से कहा तो तिरनेश, जो पहले से उन्हें घूर रहा था, अपने मसे को रगड़ने लगा और बोला, साली बुढ़िया चुप कर, फालतू की बात कर रही। और मैं महाजन नहीं, तिरनेश खुराना हूँ, समझी? तुम महाजनों ने दिया क्या मुझे? अरे सब बता दिया ना, तो यही बेहोश ना हो जाना। कहते हुए वो हंसा और वीर के पास जाकर बोला, इसके बाप को मारा तिरनेश ने, और ऐसे मारा कि साले तुम लोगों को लगा बेचारा चल बसा। सुना भाभी माँ, तेरे भगवान समान पति को मैंने मारा था, मैंने। वीर के कानों में तिरनेश के कहे शब्द ही गूंज रहे थे। उसने तिरनेश की कॉलर पकड़ी और दांत पीसते हुए कहा, क्यों मारा मेरे पापा को? क्या मिला ये करके? बोल जल्दी, वरना तू अभी पड़ा होगा। ए हटाओ इसको, हट साला। टीके ने वीर को ढकेला तो वानी की ओर जा गिरा। जानना चाहोगी? आद्या बच्ची, हाँ। सुन, तेरा बाप एक नंबर का बेवकूफ था। अच्छी खासी कंपनी और मुझे सौंपने के बजाय इतने सारे शेयर्स तुम सबके नाम करने जा रहा था, मगर कर नहीं पाया। आखिर मेरे सारे कारनामों के बारे में जो जान गया था तो कैसे बच पाता? मेरे को जल्दी से बाहर निकालना था। यहाँ ना तिरनेश बोर हो चुका था, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था इधर। साला बहुत नाटक करना पड़ता था, ऊपर से वही एक कंपनी। लंदन में था मस्त जुगाड़, और देख आज सब कुछ है मेरे पास। और ये तो कुछ भी नहीं, ये जो बहुरानी बना के लाए हो ये भी तिरनेश के कहने पे बनी। जब इसको इतना प्रेशर दिया, बानी के मम्मी पापा की ओर जाते हुए वो बोला, अरे इनको तो मैं भूल ही गया। दर्श याद है ना, वही साला बहुत तड़पा के मारा था उसको। वो ना मरता, बस किसी के कहने पर आ गया केस लड़ने, वो भी मेरे खिलाफ, तिरनेश के खिलाफ। अच्छा चलो बता ही देता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। कोई रस्म थी उसकी, हाँ हल्दी की रस्म, उसी दिन आया था और उसी दिन हमेशा के लिए चला गया। जैसे जैसे तिरनेश बोल रहा था वैसे ही वीर के हाथ की मुट्ठियां कस रही थी। वहीं बानी की मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। सोचा था इस लड़की को महाजनों की बहू बनाऊंगा। वैसे भी इसकी पुरानी दुश्मनी है तिरनेश से, आखिर इसी ने तो मेरा माल जब्त करवाया था। इन महाजनों को खल्लास करूंगा तो हमेशा के लिए नाटक खत्म, और नाम नाम आएगा बानी राय। मेरा बदला भी पूरा इससे।
मगर साला पता नहीं कैसे पधार गए सब। अब सब मरोगे सब के सब। कहने के बाद जैसे ही त्रिनेश वीर और वानी की ओर मुड़ा, सीधा मुक्का उसके जबड़े पे पड़ा, जिससे एक तेज खून की धारा निकल के सीधे जमीन पे जा गिरी। ऐ साले, तेरी इतनी हिम्मत! कमीनों, कर क्या रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे। पर त्रिनेश के ऑर्डर को बहुत देर हो चुकी थी, जब तक सब गार्ड्स के चंगों से छूट चुके थे। तो इतना कैसे गिर सकता है? तूने जितने पाप किए हैं उतना कहीं ज्यादा हकदार है तू मौत का। और आज सिर्फ मैं नहीं, बल्कि सब तुझे तड़पा के मौत देंगे। भाई, यू आर रॉकिंग। ऐसे ही कूट डालो इनको। आद्या गाड़ी के बोनट में बैठे वीर को चेयर अप करती हुई बोली। वानी ने दछा, रश्मि और सृष्टि जी को संभाला और एक जगह ले जाके खड़ा कर दिया। तो आद्या भी उधर ही चली गई। वानी इतना गम अकेले ही सह लिया। रश्मि जी ने वानी को देखते हुए पूछा, आज गम का आखिरी दिन है, आप उधर देख रही हैं? वीर को इशारा करते हुए। वो कभी गम को मेरे आसपास फटकने भी नहीं देगा। एक दिलकश स्माइल देती हुए वानी बोली। तो आद्या और दछा हुटिंग करने लगी और वानी मानस रौनक का साथ देने चली गई। वीर के आगे त्रिनेश की पावर खत्म होती जा रही थी। उसके अधिकतर गुंडे गिरे पड़े थे, बाकी के वो भी लुढ़कने की कगार पे थे। ए वीर, वीर बेटा रुक जा बेटा। क्यों? तू तो टीके है ना, तुझे क्या डरना? तू तो कितना संस्कारी बालक है। त्रिनेश खुराना है तू, और आज तू गिड़गिड़ा रहा है। ये तुझे सूट नहीं कर रहा है। कहने के साथ ही वीर ने त्रिनेश को अधमरा कर दिया और इसी के साथ ही उस पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। गुंडे तो खत्म ही हो गए थे, साथ ही त्रिनेश खून से लथपथ नीचे पड़ा था। पानी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा तो वीर ने पास में ही पड़ी गन उसके हाथों में सौंप दी और कहा, यही चाहती थी ना तुम? देखो, आज वो तुम्हारे कदमों के सामने पड़ा है, जो करना है कर लो। मगर बानी टीके को ध्यान देने के बजाय बस वीर को ही देखे जा रही थी। अचानक ही उसके ओंठ हिले। दुश्मन तो ये तुम्हारा भी है, तो मैं अकेले ही क्यों? बल्कि सिर्फ मेरा ही नहीं, ये तो यहाँ मौजूद हर शख्स का दुश्मन है। इधर त्रिनेश का चेहरा खून से सना था। आज उसका गुमान, उसका गुरूर भी उसको नहीं बचा सकता था, ना ही उसका सबसे जरूरी रुपया। वानी ने अब त्रिनेश को देखा तो ना जाने उसे क्या हुआ। पंजे के बल बैठकर वानी ने त्रिनेश के बाल पकड़े और ऊंची आवाज में बोली, कुछ इसी तरह तूने भी भाई को पकड़ा था उस दिन। बिल्कुल इसी तरह वो भी बेजान से पड़े हुए थे और उनके आंसू तक निकल आए थे, पर तेरे मुंह से सिर्फ चीखें निकलेंगी, सिर्फ चीखें। अब तक कुल मिला के सारे लोग वहां आ चुके थे। जहां आद्या मानस के बगल में थी, वहीं रौनक दछा को संभाले हुए था। वानी के मम्मी पापा के आंसू आज तेजी से बह रहे थे। और सिर्फ तुझे हम सबकी बदुआ ही नहीं, ना जाने और कितनों का खून किया होगा जो आज तो इस हालत में है। पर दर्श भाई तो अच्छे थे ना, तू क्यों मार दिया बोल? कुछ सांसें ही बचा दी होती, उनकी जिंदगी में तो खुशियां आने वाली थी, पता था ना तुझे? फिर भी तूने। इसके आगे वानी के शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा था, शायद पुराना जख्म आज फिर हरा हो गया था। कहने के साथ ही वानी ने त्रिनेश का सर 2-3 बार जमीन से लड़ा दिया। पर वो कहते हैं ना, बुरे और क्रूर इंसान को मौत भी जल्दी नसीब नहीं होती। वानी ने वीर की दी गई गन से 2 गोलियां त्रिनेश के जख्मी बदन में उतार दी और उसी हिस्से को अपने फुटवियर से दबाते हुए बोली, ऐसे ही तड़पाया था ना भाई को, उनकी आखिरी सांस तक। अब तू भी तड़प और मर। त्रिनेश की चीखें उस माहौल में थी जिन पे रहम खाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो चीखें भी आनी बंद हो गई और उसके शरीर से हलचल भी। पर बानी अब भी उसकी बॉडी में एक के बाद एक गोलियां डाली जा रही थी, जब तक उसके मम्मी पापा ने उसको कस के गले नहीं लगाया। बेटा, मर चुका है वो हमेशा के लिए। अब सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बानी के पापा ने कहा। तो वो कुछ देर सुबकती रही, फिर जाके गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल में थे और जो कुछ भी बाहरी चोटें थी उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद घर के लिए रवाना हो चुके थे। रही बात टीके की बॉडी की, तो ऐसे बेजान और क्रूर शरीर पर अब चीलों का राज था, जिन्होंने मांस का एक कतरा भी नहीं छोड़ा था। महाजन पैलेस। सब एक दूसरे से मिलके जाने ही वाले थे कि रौनक ने सबको रोक लिया। आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छुपा रहा हूँ, मुझे भी कुछ बताना है। वीर रौनक की बात सुनकर जाने लगा तो रौनक ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, मेरी ये बात सुन लो। जानता हूँ आपको बुरा लगेगा, रश्मि आंटी और आद्या को भी, पर एक बार मुझे भी समझना प्लीज। वीर ने दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया तो रौनक बोला, जानता हूँ मैं,
आप सबका खून नहीं हूँ, पर आपने किसी सगे जैसा प्यार दिया, इस बात को भी ठुकरा नहीं सकता। जब आप मुझे यहाँ लाए थे तब कितना डरा सहमा था मैं, याद है ना? वो किस वजह से था, जानना नहीं चाहेंगे आप? वीर अब भी वैसे का वैसा खड़ा था और बाकी सबकी निगाहें रौनक पे थी। रौनक ने अपना कहना जारी रखा। वानी, याद है एक बार जब हम दोनों पार्क में मिले थे तब काफ़ी सारी बातें हुई थी, और शायद तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या मैं दर्श को जानता था और मुझे उतना सब कैसे पता था त्रिनेश के बारे में। वानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और एकटक रौनक को देखने लगी। जिस इलाके पर दर्श त्रिनेश के साथ था उस दिन मैं भी वहीं था। मैं और मेरे बाबा ठेला लगा के अपना गुजर बसर करते थे। बचपन में मेरा ख्वाब भी बड़ा था, कुछ बड़ा करूँगा, अपने बाबा को अच्छी सी ज़िंदगी दूंगा। आखिर वही तो मेरा सब कुछ थे। पर बदकिस्मती से मैं और मेरे बाबा उस दिन उसी इलाके से गुजरे, और वो सब होते हुए अपनी आंखों से देखा। पर उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोक सके। वो दर्दनाक मौत देखकर कांप चुके थे हम दोनों। दिनेश और उसके साथी जाने ही वाले थे, फिर उसकी नज़र बाबा पर पड़ गई और उसने उन्हें भी मार दिया, क्योंकि वो सब अपनी आंखों से देख चुके थे। बचा मैं, तो कोई करिश्मा ही था जो बाबा उसकी नज़रों में आए और मैं नहीं। मैं बस अपने मुंह पर हाथ रखे बेबस लाचार सा देखता रहा, अपने बाबा को हमेशा के लिए जाते हुए। उसके कुछ देर बाद वानी, तुम आई थी वहाँ, देखा था तुम्हें भी आंसू बहाते हुए, और वो बदले की आग तुम्हारी आंखों में। उसके बाद वहां से निकलकर 4-5 दिन भीख से गुजारे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर एक दिन वीर भाई मुझे उड़ान एसोसिएशन लाए। सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ, बहुत प्यारे लोग थे, एकदम दिल के साफ। मगर मेरा सपना, उसका क्या? इसलिए मैंने सबसे छुपाकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। अपना एक नाम बनाया, एक कंपनी खोली, रौनक नंदा नाम सबको पता था, पर उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। कमी बहुत खलती थी बाबा की। रश्मि आंटी का प्यार तो था, मगर बाबा को भुलाना मेरे लिए आसान बात नहीं था। किसी भी तरह मुझे बाबा के कातिल तक पहुंचना था। उसकी शक्ल याद थी इसलिए आसान रहा, मगर वो पता नहीं था कहाँ है। पहली बार मैं वानी से मिला उसके ऑफिस में, जब किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था। वानी के केबिन में एक तस्वीर थी जिसमें उसके मम्मी पापा और दर्श थे, और इसी से मुझे दर्श की तस्वीर देख आइडिया आया कि हो ना हो वानी भी तिलनेस के पीछे होगी। लेकिन उस तस्वीर में कोई और भी नहीं था, कोई और भी था जिसे सोचा नहीं था इतना चाहने लगूंगा। मैं वानी से सिर्फ तिलनेस के मतलब के लिए नहीं बोलता था, बल्कि बहन मानने लगा था, और अनजाने में ही सही वानी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं बस इतना ही कहूँगा, यहाँ मेरा किसी से खून का रिश्ता नहीं है, मगर आप सबके आगे खून का रिश्ता भी कुछ कम नहीं है। हो गई तेरी बकवास, कहानी खत्म? वीर ने दूसरी ओर देखते हुए कहा तो रौनक की आंखें नम हो गई। कोई कुछ और कहता उससे पहले ही रश्मि जी ने उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोली, हम सब तो कब से तुम्हारे साथ थे, और तुम उड़ान एसोसिएशन ही नहीं बल्कि हर उन बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जो बेघर हैं, अनाथ हैं। और रही बात वीर की, तो वानी है ना। रश्मि जी वानी को देखकर बोली तो एक पल को सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई, पर रौनक को अभी तसल्ली ही कहाँ थी। वो जल्दी से अपने वीर भाई के पास गया और सीधे गले लग गया। भाई सॉरी, माफ कर दो। वीर अभी भी खामोश था। भाई, इस बार रौनक का गला रोंद गया। वीर ने उसे तुरंत अलग किया और मुंह बनाते हुए बोला, गधा कहेगा, अब तुझे मार भी नहीं सकता ना, वरना रौनक नंदा का सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा। ये आप तो मत बोलो भाई। गधा लड़का, तुझे दशा ही सुधार देगी। वीर ने जल्दबाजी में बोला तो सब जोर से हंस पड़े, तो मानस भी उनके बीच कूद पड़ा। दशा अपने रूम में पैर लटकाए आराम से बैठी थी। तभी उसे खिड़की से कुछ किचकिच की आवाज आई। उसने अपना सर उठाया तो वहां कुछ नहीं था, पर जैसे ही वो सामने को मुड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम इधर कैसे? हाँ, सही ही बोले थे वीर भाई, एक नंबर के गधे राम हो। तुम तो उनकी फैन थी, तो भाई कैसे बना लिया? हाँ, अरे तुमने भाई बोला तो मैंने भी बोल दिया, हम दोनों अलग थोड़े ही। दशा को अगले ही पल समझ आया उसने क्या बोल दिया। उसने ऊपर देखा तो रौनक वहां नहीं था। अब जाके दशा ने चैन की सांस ली। भगवान जी, बड़ा वाला थैंक यू। वो भी पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। हिलना मत, अब तुम कुछ
कह नहीं सकती। पता है, उस दिन एसोसिएशन में पहली बार तुम्हें देखा था, जब तुम लड़ी ना उस कपल से। कसम से हंसी तो आई थी तुम्हारे पागलपन पर। यार, ऐसे कौन लड़ता है फंक्शन में। लेकिन एक बात ये भी है, दीवाना कर गई थी उस दिन मुझे। और उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें इतना चाहने लगे कि देखो, तुम भी मेरी चाहत के रंग में डूबने लगी हो। रौनक के मदहोशी भरे शब्दों ने दशा को कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। उसके अधरों पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दशा तुरंत पलटी और रौनक के सीने से खुद को छुपाकर बोली, इसी चाहत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहोगे? मुझे दशा गुप्ता से दशा रौनक नंदा बनाओगे? हमेशा के लिए सिर्फ मेरे बनकर रहना चाहोगे? इससे आगे दशा कुछ कहती, रौनक ने उसके माथे पर अपने होठों की मुहर लगा दी और बोला, यस मेरी लड़ाकू, हमेशा हमेशा के लिए। इधर वानी रश्मि जी और आद्या के पास बैठी थी। अब तक ना वीर वानी से बोली थी, ना ही वीर ने कोई भाव दिए थे वानी को। आद्या तो अपने स्नैक्स में बिजी थी, तो रश्मि जी ने वानी को कुछ इशारा किया। इस पर वानी ने दांत निकालते हुए अपनी बत्ती सी चमका दी। मम्मी, मैं क्या बोल रही थी, क्यों ना आदू और मनु की डेट फिक्स करवा दी जाए। मैंने देखा है इन दोनों को, बहुत बनती है दोनों में। हाँ वानी, मैंने भी देखा था इन दोनों को गार्डन में। आज ही पंडित जी को बुलवाते हैं। उसी टाइम मानस कुछ समय के लिए वीर के कमरे में रुका हुआ था, जो सीढ़ियों से उतरकर पीछे ही खड़ा था। उसने जब सुना तो फुदक कर आगे आ गया। हाँ आंटी, मैं रेडी हूँ। बाकी आद्या का पता नहीं। मानस आद्या के स्नैक्स खाते हुए बोला तो आद्या ने बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अपना पैकेट पीछे कर लिया और बोली, मैं भी रेडी हूँ। मुझे भी मज़ा आता है इनके साथ लड़ने में। अब रश्मि जी और वानी, जिन्हें शायद कुछ और ही सुनने की उम्मीद थी, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लड़ने के लिए शादी कर रहे हो क्या? रश्मि जी दोनों को अजीब तरीके से बोली तो दोनों एक पल को रुके, फिर खिलखिला उठे। आंटी, नो फिकर, व्हेन मनु इज हियर। मैंने अपने पापा को पहले ही बता दिया था और वो कल आ रहे। सोचा तो था सरप्राइज होगा, पर पहले ही कबाड़ हो गया। कहते हुए मानस ने अपना पाउट बना लिया। मम्मी बड़े फास्ट निकली ये तो, लेकिन इन दोनों के साथ कोई दो और भी है। वानी मुस्कुराती बोली, तो दोनों को कल बुला लिया जाए फिर। रश्मि जी बोली तो सबके दांत बाहर आ गए। रात का समय। वीर खाना खाकर रूम में आया और लैपटॉप में कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद करके बेड पर जाके लेट गया। कुछ ही मिनटों बाद वानी आई तो देखा ब्लैंकेट वीर ने पूरा सर से तान रखा था। दबे पैरों वो वीर के पास गई और झटके से कंबल हटा दिया। वीर ने उसको घूरा तो वो जल्दी से बोली, नाराज हो? पता है, तब भी ऐसा सवाल। मन ही मन वीर बोला और वापस से कंबल तानने को हुआ तो वानी ने वापस खींच लिया। उठो। क्या? वीर की भवें सिकुड़ गई। हाँ उठो अभी। वानी बिना किसी भाव के बोली और वीर की बाजू पकड़ के उठाने लगी। पर ये क्या, इतनी मशक्कत करने के बाद भी बेचारी वीर को हिला नहीं पाई। इधर वीर ने एक नज़र वानी के मुखड़े पर गौर किया और उसके उसी हाथ को झटके से अपने ऊपर कर लिया। अब वानी का सर वीर के सीने पर था। उसने जल्दी से अपनी बाहें वीर के इर्द गिर्द कर दी और धीरे से बोली, सॉरी, अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, पक्का। वीर ने कुछ नहीं कहा तो वानी ने अपनी मुंडी ऊपर उठाई। अब भी गुस्सा हो? अब तो सॉरी भी बोल दिया। वानी इतना ही बोली थी कि वीर ने उसके माथे पर अपनी मुहर लगा दी और उसको कस के थाम लिया, मानो अब कभी छोड़ा तो बहुत दूर चली जाएगी वो। थोड़ा सा गुस्सा आया तो था, पर ज़्यादा देर नाराज थोड़े रह सकता हूँ। वैसे एक बात पूछती थी, पहले वादा करो कहीं जाओगी तो नहीं? क्यों? और कहाँ जाने की बात? वादा तो करो पहले। हाँ बोलो। त्रिनेश ने हमारी शादी उसकी मर्जी से करवाई, तो अब वो रहा नहीं, तो क्या अब तुम चली जाओगी? इसका जवाब मैं कल दूंगी। वानी बोली तो वीर ने उसे कस के पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, जाके तो दिखाना, 2-3 जड़ दूंगा उसी वक्त। मैंने ऐसे पूछ क्या लिया, कल बताऊंगी, जैसे कोई मीटिंग करने जा रही खड़ूस राय। अगले दिन रौनक, दशा, मिस्टर गुप्ता, मानस, आद्या, वीर, वानी, रश्मि जी और मिस्टर तन्ना, मानस के पापा, हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। जी, मनु ने मुझे बताया था आद्या के बारे में। आज देख भी लिया, और जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मिस्टर तन्ना की बात पर सबके चेहरे खुशी से भर उठे। और इस बार एक नहीं बल्कि 2-2 जोड़े होंगे। क्यों रौनक, अच्छा? रश्मि जी ने कहा तो दोनों के चेहरे बड़ी वाली स्माइल आ गई। पंडित जी, जो कि वहीं बैठे थे, बोले, आज से ठीक 7 दिन बाद की तिथि बड़ी ही शुभ है।
पंडित जी की बात पूरी होने से पहले ही वीर मिठाई का डिब्बा लेके बांटने गया। उस वक्त वो किसी बच्चे से कम नहीं लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र वानी की नज़रों से मिली, कल रात की बात उसकी जेहन में तरोताज़ा हो गई। वहीं वानी मुस्कुराते हुए अभी भी उसे ही देख रही थी। कुछ बातों के बाद मानस बोला, क्या हम शादी सिंपल, मतलब बिना ज़्यादा चहल पहल के कर सकते हैं? आद्या एक टक नज़रों से अपने मान जी को देखने लगी तो मानस ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। रश्मि जी, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर तन्ना ने अब रौनक दछा को देखा तो उन दोनों ने अपना सर हिला दिया। 2 दिन बाद महाजन पैलेस और उड़ान एसोसिएशन में खूब धूम मची थी। जहां एसोसिएशन में बच्चों की किटिर पिटिर सुनाई दे रही थी तो दूसरी ओर लग रहा था सारी कलाकारी आज ही बाहर आने वाली है। सजावट का सारा काम आखिर उन्होंने अपने जिम्मे जो ले रखा था और जो वर्कर्स वीर ने रखे थे उन पर तो बच्चों के ऑर्डर बरस रहे थे। पैलेस में शोर तो ज्यादा नहीं था, पर भागम भाग वहां भी कम नहीं थी। बीचों बीच हाल में दछा और आद्या की हल्दी हो रही थी। उसके दूसरे छोर पे रौनक मानस पर्दे से झांकने की कोशिश कर रहे थे तो आद्या फिरकी लेते हुए जोर से बोली, ये पर्दा हटवा भी दो भाभी, कोई फायदा तो रहने वाला नहीं। होने वाले दूल्हे बड़े ही बेखबर हैं। बेचारे दोनों के दोनों खिसिया गए, पर रौनक को पीछे हटना मंजूर नहीं था। हाँ फिर भाई, हटवा दो, जरा हम भी तो देखें कैसे हल्दी का नूर फीका पड़ रहा है चांद से मुखड़े के आगे। तो इनकी बकैती हो गई चालू। यार ये इतनी रोमांटिक बातें आती कहाँ से? दक्षा बोली तो रौनक का मुंह खुल गया और बाकी सब हंसने लगे। बाकी की मेहंदी, संगीत और बची रस्में उड़ान एसोसिएशन में होनी थी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य थे और शादी भी चकाचौंध से कोसों दूर होने वाली थी। आखिर ये आदू की मुराद थी जिसे मानस कैसे ठुकराता। इधर वानी और वीन इन सब चक्करों में इतना थक गए कि याद ही नहीं रहा दोनों को आपस में कुछ बात भी करनी थी। और आज का दिन सबसे खास था। आद्या और दशा दोनों ने ही लाल बनारसी साड़ी को बहुत ही कम ज्वेलरी के साथ पेयर करा था। सर पर जूड़ा जिस पर से लाल नेट की चुनरी डाल रखी थी और उसी के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा ना ही कम मेकअप, मतलब कुल मिला के दोनों ही एलिगेंट लग रही थी। दोनों रूम में बैठी बातें कर रही थी तभी रश्मि जी और मिस्टर गुप्ता अंदर आए। वाकई कितनी प्यारी लग रही हो दोनों, नजर ना लगे किसी की, रश्मि जी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा और मुस्कुरा उठी। वहीं जब दक्षा ने अपने पापा को देखा तो दोनों की आंखें अनायास ही भर गईं। पापा नहीं, अब मत रोना, बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे दक्षा के खुद के बोल नहीं निकले क्योंकि उसका गला ही भर रहा उठा। बाप बेटी का रिश्ता ही कितना अनमोल होता है और सबसे ज़्यादा तो खुश नसीब होती हैं वो बेटियां जो अपने माँ से ज़्यादा अपने पापा की लाडली होती हैं। अरे अरे बस करिए दोनों, इतना इमोशनल। कोई मुझे भी रोने का रीज़न दे दो, अब तो मुझे भी रोना है। बानी जो अभी वहाँ आई थी उसकी बात सुन दोनों रोते रोते हंसने लगी। आज बानी के तो क्या ही कहने, फ्लोरल ब्लाउज के साथ नेट की फ्लोरल साड़ी जिस पर बालों का हल्का सा कर्ल, आंखों में काजल और बहुत ही हल्का सा मेकअप, कानों में मैचिंग इयररिंग्स, साथ ही होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। हाय यार, मतलब शादी मेरी है पर लग तो तू कातिलाना रही है। आज तो वीर भाई के होश भागता। भाभी एक नंबर लागे छी। दशा की रही सही कसर आत्या ने पूरी कर दी तो वानी ने हंसते हुए दोनों की लिपस्टिक को थोड़ा डार्क किया और बोली, परफेक्ट, अब तुम रेडी रहो दूल्हों को बेहोश करने के लिए। वानी ने कहा तो सब हंसने लगे। रौनक और मानस के आने के बाद कुछ और रस्में हुई और दुल्हनों को नीचे बुलाया गया। दोनों दुल्हों ने दुल्हनों के आगे हाथ बढ़ाया और मंडप पे ले गए, जहां रौनक ने सफ़ेद शेरवानी के साथ ऊपर से ऑरेंज कोटी डाली थी, साथ में ऑरेंज ऑरेंज सेहरा। वहीं मानस ने रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनी थी जिस पर ग्रीन सेहरा था। दूल्हे वाला लुक लड़कियों के दिल के तार झंझनाने के लिए काफ़ी था। बैकग्राउंड म्यूजिक से आती पॉजिटिव वाइब्स माहौल को खुशनुमा बना रही थी। दिन सगना दा चढ़िया, आओ सखियाँ नी वेहरा सजया, हाँ मेरा सजना मिलया सजना मिल बधिया, नी साजन डोली लेके आओना नी वेहरा सजया। वानी की नजरें वीर को ढूंढ रही थी, पता नहीं पर आज उसे बिना देखे चैन नहीं मिला था। मुझे ढूंढ रही हो? वानी ने बगल में देखा तो देखती रह गई। सफेद पैजामे और हल्का गुलाबी कुर्ता जिसकी स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड करा था वीर ने, गुलाबी कोटी जिसके पीले बटन उसके आकर्षण को बढ़ा रहे थे। एक हाथ में घड़ी तो दूसरे में कड़ा और बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था।
अगर कोई रिश्तेदार लड़की वहाँ होती तो पक्का वो फ्लर्ट शुरू कर देती, और अगर कोई फैन होता तो तौबा तौबा। पलके तो झपका लो। वैसे खुद को आईने में देखा? वीर ने कहा तो वानी के होठ मुस्कुरा उठे। तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि कितनी, मतलब अब तुमको बुराई भी खुद की सुननी है। वीर ने परेशान करने की मुंह से कहा। हाँ पता है, तुम्हारी आंखों से देखा खुद को, और पता है क्या, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं हम दोनों साथ में। ओहो, तो आज मिसेस बानी राय महाजन मुझसे फ्लर्ट करने की मूड में है। नॉट बैड, हाँ, वीर ने कहा और आई विंक कर दी तो दोनों ही साथ में हंस दिए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी रौनक और मानस को देखकर बोले, मेरा सजना मिलिया, सजना मिलिया, सजना मिलिया, हाँ ओहो, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप चारों पति पत्नी हैं। जाइए अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दिन सगुना दर चढ़िया, सजना मिल बधिया, नी साजन डोली लेके आना, नी बेहरा सजिया। सबने खाना खाया। उसके बाद जो गिने चुने बड़े बूढ़े आए थे वो भी अपने घर चले गए। अब बचे थे सिर्फ परिवार वाले, तो सबने थोड़ा आराम करने का सोचा, तो फिर कल विदाई भी तो करनी थी। अगले दिन ढोल के और शहनाई पैलेस के बाहर बज रही थी, तो एसोसिएशन के सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। उन बच्चों को मस्ती में देख कोई भी रोना नहीं चाहता था, पर आंखों में नमी फिर भी उतर आई। इतना क्या रोना, जब मन करे चले आना, वैसे भी सबका घर ज्यादा दूर नहीं है। वानी के पापा बोले तो सबके होठों पे प्यारी सी स्माइल आ गई। रौनक, दच्छा हमारे साथ नहीं रह सकती क्या? मतलब तू तो ऑफिस जाएगा तो वो अकेले बोर नहीं होगी? इस बार रश्मि जी अपनी भवें चढ़ा के बोली, नहीं नहीं आंटी, एसोसिएशन से थोड़ी ही दूर पर एक बढ़िया सा फ्लैट खरीदा था मैंने, और दशा के पापा यानी पापा जी भी अब हमारे साथ ही रहेंगे। ओ भाई, मतलब फ्यूचर प्लानिंग, वानी चिढ़ाते हुए बोली, तो वीर जो कि उसके पास ही खड़ा था धीरे से बुदबुदाया, हमारी ही प्लानिंग का कोई प्लान नहीं है। चलो फिर आज ही बताती हूँ मैं। वानी भी वीर के पीछ जैसे बोली, तो वीर ने कुछ नहीं कहा, पर मजा दोनों को आ रही थी। उसी दिन रात को बड़े से होटल में रिसेप्शन रखा गया था। पहले तो आद्या और दशा दोनों ने ही मना कर दिया। फिर जब रश्मि जी और मिस्टर गुप्ता ने समझाया कि शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था, इसलिए रिसेप्शन जरूरी है, तब जाके दोनों माने। ब्लू मून लाइट होटल। सामने बड़े से स्टेज पर आद्या, मानस और बगल में रौनक, दच्छा बैठे थे, जिन्हें आने वाले लोग गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। आद्या ने ब्लू रॉयल गोटेदार साड़ी कैरी की थी, तो मानस ने ब्लैक कुर्ते पैजामे पर ब्लू शॉल डाल रखी थी, जिसमें जोड़ी दोनों की शानदार लग रही थी। रौनक ने ग्रीन कुर्ता पैजामा पर जहां व्हाइट शॉल डाली थी, वहीं दच्छा ने रौनक से ट्विनिंग करते हुए ग्रीन बनारसी साड़ी पहनी थी। चारों के रॉयल लुक वाकई कमाल के थे। मेहमान आपस से बात कर रहे थे, तो बच्चे या तो डांस या फिर खाने के स्टॉल के पास खड़े मिलते। लंच के बाद सभी इधर उधर बातें कर रहे थे। दच्छा, वानी, आद्या कुछ लड़कियों के साथ थी। तभी उसे लगा जैसे कोई कितनी ही देर से निहार रहा था। उनकी नजरें गेट की तरफ गईं, तो चेहरे पर मिले जुले भाव आ गए। सबसे अलग होकर वो तेजी से बाहर भागे। दर्श, सिर्फ यही शब्द उसके गले से निकले और कस के दर्श को अपनी बाहों में कैद कर लिया। दर्श, वो दर्श ही था। चेहरे पर आज अलग ही नूर था उसके। मैं तो तुझे आने वाली जिंदगी के लिए गुड लक कहने आया था, और ये पागल लड़की। हंसते हुए दर्श ने दशा को कंधे से पकड़कर अलग किया और उसके माथे पे किस करके बोला, हमेशा ऐसे ही खुश रहना और रौनक को तंग मत करना जैसे मुझे करती थी, और हाँ, वानी और बाकी सबका ख्याल रखना। दशा कुछ नहीं बोली, एक बार और उसके सीने पर टिक कर उसको महसूस करती रही। जब रौनक की आवाज उसके कानों में ना पड़ी, दशा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो, कोई है क्या इधर? कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी बाहर घूमने। तो चलो, अंदर बुला रहे हैं तुम्हें सब। रौनक दशा को ले जाने लगा, तो दशा ने एक बार पलट कर देखा। दर्श उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। दशा की आंखों के कोर भीग गए और उसने भी मुस्कुराकर अपना हाथ हिला दिया। कुछ देर बाद सब वापस आ चुके थे। थके होने के कारण जल्द ही सब नींद के आगोश में चले गए, चार लोगों को छोड़कर। सुबह आद्या की आंख खुली तो उसकी नजरें मानस की नजरों से जा मिली। मानस उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मानस ने हल्के से उसके गालों पर काटा, फिर उसके अधरों को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग आदू। आद्या ने पलके झुकाकर अपना सिर छुपा लिया, फिर धीरे से बोली, आदू शर्माती नहीं है मान जी। बिना देरी किए मानस के गाल पर किस की और मुस्कुरा दी।
वो तो मुझे पता ही था, मानस हंसते हुए बोला और ब्लैंकेट पूरा तान दिया। दक्षा की जब आंख खुली तो रौनक मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था। दक्षा अपनी अलसाई आंखों से रौनक को ताड़े जा रही थी, पर रौनक को पता चल गया तो वो मुस्कुराते ही बोला, आज तो जाने का प्लान कैंसिल। हाँ। दक्षा को जब समझ आया तो उसके दांत बाहर आ गए। रौनक ने अपनी टाई उतार दी और शर्ट ढीली कर पहुंच गया दक्षा के पास। वाइफी, आज मूड बन गया, आज ना जाने वाला मैं, कहते हुए रौनक ने दक्षा की गर्दन को चूम लिया। इधर वानी और वीर को आज भी एक दूसरे से बात करने का कोई मौका नहीं मिला। सुबह ही दोनों अपने ऑफिस को निकल गए और शाम को घर पहुंचे। डिनर के वक्त वानी किसी सोच में गुम थी। तरह तरह के भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे जिन्हें सिर्फ वीर ने नोटिस किया। वीर कमरे में पहुंचा तो वानी सोफे पर बैठी उसी का इंतजार में थी। दोनों की नजरें आपस में उलझी तो वीर कुछ पूछता उससे पहले ही वानी बोल पड़ी, वो तुम उस दिन पूछ रहे थे ना, मैं जा रही हूँ या नहीं। हाँ तो मैंने सोचा क्या। वानी जानबूझ के उसे परेशान कर रही थी, जिसमें उसे खूब मजा आ रहा था कि तुम उल्लू चंद हो, और खुद ही हंसने लगी। वीर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और सोफे पर गिराकर खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, वानी परेशान कर रही हो। और इससे पहले वानी कुछ बोल भी पाती, वीर ने ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे डीप किस करने लगा। वानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बेचारी का सारा मजा फुस हो गया। कुछ पल वीर हटा तो वानी तुरंत उठ खड़ी हुई। ये क्या था, बताना तो चाहिए था ना करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। पर तुम भूल रही हो, तुम्हें कुछ कहना था, वीर हाथ बांधते हुए बोला। अब वानी का मन हो रहा था यहाँ से निकल ही नहीं, क्योंकि आज उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी वीर के इस एक्शन से। वानी ने खुद को शांत करा और नजरें नीचे किए बोलने लगी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें चिढ़ाने का इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, होना नहीं चाहती थी तुम्हें कभी। अपनी बची लाइफ को अब तुम्हारे साथ ही गुजारना है, हमेशा के लिए तुम्हारा ही होना है। जितनी शिद्दत से तुमने मुझे चाहा है, उतनी ही वफा अब मुझे भी निभानी है। लड़ते झगड़ते कब तुम्हारी हो गई पता ही नहीं चला। और ये बस इसलिए नहीं कि तुमने तिर्नेश को मारा, मेरा साथ दिया, बल्कि तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा गुस्सा सब मेरे इस दिल में समा गए। और आज मैं ये गर्व से कहती हूँ, जो वानी राय किसी से नहीं डरती थी, वो वीर महाजन से अब डरने लगी है। बदल दिया तुमने। अब वानी राय महाजन हो चुकी है। कहती हुए वानी की होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और बीच के शब्दों से ही उसने अपनी आंखें वीर को देखती हुई कही थी, समझ रहे हो ना तुम, आई लव यू। वानी राय महाजन लव्स यू। वीर ने बिना देरी के उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया, जिसमें अब वानी भी उसका साथ दे रही थी। अगर तुम ना करती ना, तो भी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनता, लेकिन मैं तो अपनी खड़ूस राय से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वीर ने कहते हुए उसके माथे पे अपनी मुहर छोड़ी और उसे बेड तक ले गया। खिड़की से आती मध्यम रोशनी दोनों के प्यार को अनंत बना रही थी। 1 महीना होने को आया था। इस बीच आद्या और दशा ने खुशखबरी दे दी थी। आद्या, जो शुरुआत से ही वानी को अपना आइडियल मानती थी, वानी के इस सजेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वानी और मानस ने उसे पूरा सपोर्ट किया। जी तोड़ मेहनत कर आद्या ने उसे संभाला और उसका नाम रखा मान्या क्लोथिंग ब्रांड, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे आने वाले इवेंट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर में इनविटेशन मिला। और यही नहीं, वो वानी और रौनक के साथ उसमें नॉमिनेट भी थी। ट्रॉफी कोई और नहीं बल्कि वीर को ही देने के लिए बुलाया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ द मोस्ट अवेंटेड ट्रॉफी ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मोस्ट फेमस पर्सनालिटी एंड ऑनर ऑफ उड़ान एसोसिएशन, वीर महाजन। गुड इवनिंग ऑल। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर गोज टू वन एंड ओनली वानी राय महाजन। वीर ने बहुत ही खुशी के साथ वानी को ट्रॉफी दी। वानी ने सबका शुक्रिया अदा किया और इवेंट एंजॉय करने लगी। रश्मि जी, वानी के मम्मी पापा, सबको बहुत गर्व था वानी पर। अब तो वो और बढ़ गया। सबने उसे कांग्रेचुलेट किया तो वानी से ज़्यादा तो वीर खुश था उस शाम। 11 महीने बाद वीर, प्रवीण जी और रौनक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में थे। जहां वीर इधर उधर परेशानी से चक्कर काट रहा था, वहीं वानी के पापा और रौनक उसे दिलासा दे रहे थे।
तीनों का ध्यान बच्चे की किलकारी से टूटा। सामने देखा तो डॉक्टर हाथ में गोलू मोलू सा बेबी लिए मुस्कुरा रही थी। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही जिन चेहरों पर परेशानी थी उन पर अब खुशी की लहर आ गई। वीर ने बेबी को लिया और अपने सीने से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया। कितना खुशी का पल था ये उसके लिए। पर वीर जी बानी के पास आए और उसका सर सहलाती बोली, आज मेरी बानी कितनी बड़ी हो गई है। बहुत खुशी हो रही है तेरे लिए मुझे। सब कुछ है आज तेरे पास। अब तो ऐसे ही हमेशा खुश रहना। तब तक रौनक भी आ गए। पापा, मैं आपके लिए आपकी बानी ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वानी की बात सुन दोनों ही मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद वीर आया तो दोनों ने वहां से जाना सही समझा। पता है वानी, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, सबसे ज्यादा खुश। मैं भी। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। लेकिन अब मैं तुमको टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा वक्त हमारे जिगर के टुकड़ों पर निकलेगा। चलेगा, लेकिन मुझे आता है तुमसे वक्त निकलवाना। वीर बोला तो दोनों ही खिलखिला दिए। कुछ टाइम बाद नर्स भी उन दोनों को बेबी दे गई। वीर वानी घर पहुंचे तो रश्मि जी और सृष्टि जी ने बहुत ही धूम से दोनों का स्वागत किया। जहां दक्षा की गोद में एक लड़की थी, वहीं आद्या और मानस ने एक लड़के को गोदी ले ली थी। पूरे परिवार में अब बस खुशियां ही खुशियां थी। सब नए बेबी को खिलाने में बिजी थे। तब मानस के पास किसी का कॉल आया। सबसे दूर होकर उसने कॉल रिसीव किया। भाई, कहा था ना, जब दिलरुबा मिलेगी सबसे पहले आप ही को बताएंगे। तो मिल गई क्या? मानस चहकते हुए बोला। और नहीं तो क्या, पर सबाना तो नहीं। जारा जरूर मिली है, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह हंसी है वो। किसी तस्वीर के जैसा नूर है उनका। मासूमियत का पर्दा है उनके मुखड़े पर। और अरे बस बस, आऊंगा कल मिलवाना जरा हमें भी उनसे। मानस ने उनसे पर जोर दिया तो कियान के दांत बाहर आ गए और मानस हंस दिया। 3 साल बाद वीर ने वानी को पीछे से घेरा हुआ था। उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी जमाए आईने में वानी को निहारा था। वानी उस वक्त अपने बाल संवार रही थी। तुम्हारी हरकतें, अब अगर कोई दूसरी लड़की आई ना ऐसे चिपकने तो देखना तुम। उसको तो कुछ नहीं, लेकिन तुम पक्का जाओगे। कहाँ मम्मा? वीर तुरंत दूर हो गया और वेदांश के पास बैठते बोला, मम्मा बता रही थी कि अब से हम दोनों में से कोई शैतानी नहीं करेगा, वरना डांट पड़ेगी। वीर मासूम सा फेस बनाते हुए बोला। तब तक वानी भी आ गई। मम्मा कभी आपको डांटती है? पापा जब शैतानी करते हैं तब कुछ कहती है मम्मा, लेकिन शैतानी आपको भी नहीं करनी है, हाँ? हाँ, कहते हुए वेदांश खिलखिला दिया। गोलू मोलू सा प्यारा था, वो उससे भी प्यारी उसकी हंसी और मुस्कान। मम्मा पापा, आज तो आहू और धनु आने वाले हैं ना? कोई कुछ कहता उससे पहले ही वेदांश के हम उम्र के एक लड़का और लड़की अंदर आए। आ जाओ आहान, धनक बेटा, यहीं खेलो तीनों लोग। वीर बोला और बानी को लेकर बाहर आ गया। धनक, रौनक दक्षा की बेटी। आहान, आद्या मानस का बेटा। वेदांश और आहान की लाडली और उनकी जान धनक। तीनों में ढेर सारा प्यार था। जहाँ तीनों कमरे में खेल रहे थे, वहीं बड़े नीचे आपस में बातें। अब वानी की केबिन में तस्वीर सिर्फ वो उसके मम्मी पापा, दक्षा और दर्श नहीं, बल्कि वहाँ वेदांश और वीर, रश्मि जी, आद्या, आहान और मानस, रौनक, धनक और दक्षा। वानी के मम्मी पापा और दर्श उसकी अलग से तस्वीर थी, जो उन सब के एक होने का दावा कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोगों से एक बात और पूछनी थी कि आप लोगों को कैसी कहानियाँ पसंद हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।